नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में एक बार फिर खड़े होते राजनीतिक संकट और चावल के कारण जापान में मचे हाहाकार पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। बांग्लादेश में गहराई, राजनीतिक अनिश्चितता, यूनुस के इस्तीफा देने की इच्छा की खबर पर अटकलों का दौर तेज। विपक्षी दल बीएनपी ने चुनावी रोडमैप जारी करने का बनाया दबाव। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एक और कूटनीतिक जीत। जर्मनी के विदेश मंत्री ने की पहलगाम हमले की निंदा, कहा आतंकवाद पर भारत को आत्मरक्षा का अधिकार। ईरान और अमेरिका के बीच 5वें दौर की वार्ता संपन्न। ओमान ने बातचीत को बताया सकारात्मक, कहा कुछ मुद्दों पर बनी सहमति। ईरान ने परमाणु वार्ता को बताया जटिल। ईयू पर चला ट्रंप का टैरिफ हंटर, आयात पर 50% शुल्क की सिफारिश अगले महीने की पहली तारीख से होगा लागू। एप्पल पर भी 25% टैरिफ की धमकी, अमेरिकी बाजार में गिरावट। यूक्रेन और रूस के बीच 2022 के बाद कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली, 390 सैनिकों और नागरिकों की सुपुर्दगी। तुर्की बैठक में 1000 युद्धबंदियों पर बनी थी सहमति। बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच तनातनी की खबरों के बीच मोहम्मद यूनुस ने अपने पद से त्यागपत्र की धमकी दे दी है। दरअसल बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने और म्यांमार के रखाइन प्रांत के साथ मानवीय गलियारा बनाने को लेकर बांग्लादेश सेना प्रमुख और अंतरिम सरकार के बीच भारी विवाद की खबरें हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सेना का भरोसा खोने की खबरों के बीच राजनीतिक दलों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सेना प्रमुख वकारुज्जमा द्वारा खुलेआम जताई गई नाराजगी के बाद से बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई हैं। इस दावे को हवा मिली गुरुवार को हुई सलाहकार परिषद की बैठक के बाद। कहा गया कि यूनुस सहयोग न मिलने से नाखुश हैं और इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। इस खबर पर छात्र नेता और यूनुस के करीबी माने जाने वाले नाहिद इस्लाम ने भी मुहर लगाई। यूनुस से मुलाकात के बाद नाहिद ने कहा कि उन्होंने बताया कि अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो वे पद पर क्यों बने रहेंगे। हालांकि शुक्रवार को यूनुस के विशेष सहायक फैज अहमद तैयब ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि यूनुस इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने फेसबुक की इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। मौजूदा उथल पुथल का तात्कालिक कारण बीएनपी का विरोध है, जो अपने उम्मीदवार हुसैन को ढाका के मेयर के रूप में शपथ दिलाने की मांग कर रही है। पार्टी का आरोप है कि अंतरिम प्रशासन ने चुनाव आयोग के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें 2020 के विवादित मेयर चुनाव में हुसैन की जीत पर मुहर लगाई गई थी। इसे लेकर बीएनपी अंतरिम सरकार पर हमलावर है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार को बीएनपी ने यूनुस के 2 सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इस्तीफे की मांग कर डाली। आलोचकों का तर्क है कि यूनुस के प्रशासन ने बीएनपी को दरकिनार करते हुए एनसीपी और जमाते इस्लामी के वफादारों को नियुक्त करके संकट को और बढ़ा दिया है। वहीं आंदोलनकारी छात्रों की पार्टी एनसीपी भी चुनाव आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर ढाका के चौक चौराहों पर प्रदर्शन कर रही है। पक्षपात का आरोप लगाते हुए मौजूदा चुनाव आयोग के तहत चुनाव में भाग नहीं लेने की बात कह रही है। कभी यूनुस के समर्थक रही सेना के सुर भी तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने राजनीतिक स्थिरता की जरूरत पर जोर देते हुए यूनुस के सामने दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग रख दी है। उन्होंने प्रस्तावित रखाइन मानवीय गलियारे को लेकर भी नाराजगी जताई।
वकारुज़्ज़मा ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ऐसे फैसले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा लिए जाने चाहिए। दरअसल बांग्लादेश के चटगांव से म्यांमार के रखाइन प्रांत तक प्रस्तावित एक मानवीय सहायता गलियारा है, जिसका उद्देश्य गृह युद्ध और भूकंप से प्रभावित म्यांमार वासियों तक राहत पहुंचाना है। लेकिन सेना का मानना है कि इससे देश की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो खबरें वहाँ की जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको बयां कर रही हैं। काफ़ी हालात वहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मैं कहूँगा कि मोहम्मद यूनुस को जो इंटरिम सरकार का जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया था, उनका जो पहला और आखिरी मैंडेट ये था कि वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाएं। वो चुनाव भी फ्री, फेयर और इंक्लूसिव चुनाव हो। चूंकि मोहम्मद यूनुस चुनाव ना कराने के बजाय जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो कोर नेशनल इश्यूज हैं, उनमें उलझते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें उनको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर जब मैं बात कहता हूं कि उन्होंने एक तो जो अवामी लीग पे जो प्रतिबंध लगाया है, एक तरीके से इंक्लूसिव जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटरी इलेक्शन है उसको रोकने का प्रयास किया है। दूसरा ये देखिए कि वहाँ का जो टेक्स्ट बुक है उसमें सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल पे उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया है। तीसरा ये देखिए कि जो राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान था, उनको राष्ट्रपिता की उपाधि से टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया है, और जो स्वतंत्रता का डिक्लेरेशन था उसमें दखल अंदाजी की है। तो जो कई जो कोर इश्यूज हैं जो 1971 की स्पिरिट से जुड़े हुए हैं, उनमें वो दखल अंदाजी करके और जमात के इशारे पे, रेडिकल्स के इशारे पे जो मोहम्मद यूनुस काम कर रहे थे, वो ना वहाँ की जनता को गंवारा है और ना ही वहाँ की जो सेना है, क्योंकि सेना में अभी भी वो काफ़ी कुछ हद तक बड़ा स्तर पर लोग वो हैं जो 1971 के विचार में विश्वास करते। तो मोहम्मद यूनुस को जो बिना मैंडेट के, बिना इलेक्शंस के जिस तरीके के पॉलिसी डिसीजंस वो ले रहे हैं, वो उससे वहाँ की सेना और वहाँ के इंस्टीट्यूशंस और वहाँ की जो जनता, बेसिकली जो एक तरीके से शेख हसीना के खिलाफ खड़े हुए थे, स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो भी आज के दिन ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जिस आधार पे शेख हसीना को हटाया था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, भ्रष्टाचार के इश्यूज थे, निपोटिज्म के इश्यूज थे, ऑथोरिटेरियनिज्म के इश्यूज थे, उनके आधार पे शेख हसीना को हटाया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस भी वही सब काम कर रहे हैं, ऑथोरिटेरियन होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है। और आप ये देखिए कि हर दिन बांग्लादेश में आज बड़े बड़े स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। एक रिक्शा जो यूनियन है, उन्होंने इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन, इतना बड़ा प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स हर दिन गलियों में और रोड पे आए हुए हैं, क्योंकि किसी तरीके से कोई पॉलिसी डिसीजंस उस तरीके के नहीं लिए जा रहे कि वो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करे। तो एक तरीके से बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस गृह युद्ध की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें वहाँ की जो सेना है, एक तरीके से जो भी भूमिका हो, लेकिन उन्होंने संज्ञान लिया इस बात पे और उन पे और एक तरीके से प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया मोहम्मद यूनुस। संजय जी, जो सेना और अंतरिम सरकार के बीच में मुख्य विवाद इस वक्त आ रहा है, एक तो चुनाव कराने को लेकर के सेना चाहती है कि दिसंबर तक चुनाव करवाए जाएं, दूसरा ये जो म्यांमार के साथ एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की वहाँ पर जो रखाइन स्टेट के साथ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर निकल के आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मोहम्मद यूनुस अभी भी यूएस डीप स्टेट के दबाव में काम कर रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल, आपने सही बात कही कि मुद्दा यही है, जो कोर इशू है कि आप अमेरिका का जो दखल था, अमेरिका ने अपने एक तरीके से पिवटल एक ऐसे व्यक्ति को बढ़ाया जो अमेरिका की आवाज़ बांग्लादेश में बढ़ाए। और इसी मुद्दे पे अमेरिका नाराज था शेख हसीना से, क्योंकि शेख हसीना से वो उम्मीद कर रहे थे उनको बे ऑफ बंगाल में सेंट मार्टिन आइलैंड पे एक बेस दिया जाए। और जो शेख हसीना विरोध कर रही थी कि एक क्रिश्चियन कंट्री क्रिएट की जा रही है बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया से, तो उन्हीं के आधार पर अमेरिका नाराज होकर हटाया था। चूंकि अब
अब ये अमेरिका ने इनको प्रतिस्थापित किया था, तो ये अमेरिका को अपीज करने के का प्रयास कर रहे हैं और म्यांमार में जो एक ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। इससे वहाँ की जनता और वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट है, खासकर मैं जो डीप स्टेट और आर्मी की कहूँगा, वो काफ़ी अच्छा खासा नाराज है, क्योंकि ये अभी हो सकता है आज मोहम्मद यूनुस को ये अपनी सत्ता में बनाए रखने के लिए उनको ठीक लग रहा हो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को इस तरीके से अपना बेस दे देंगे, अपनी जगह दे देंगे, तो ये न केवल बांग्लादेश के लिए, पूरा ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। और इसी बात को एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि शेख हसीना से भी चाइना ने भी कई बार प्रयास किया कि आप सोना दिया डीप सी पोर्ट दे दीजिए, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे चाइनीज, लेकिन शेख हसीना ने कभी भी अपनी संप्रभुता से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, ना ही चाइना से किया, ना ही अमेरिका से किया। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस का इस्तेमाल करके अपना एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने का कोशिश करा, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो, चाइना को कंटेन करने की बात हो या बैलेंस करने की बात हो, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म में ना केवल बांग्लादेश के, बाकी पूरा जो ईस्टर्न साउथ एशिया रीजन है, इसके लिए एक खतरा को अमोल लेना है। तो इससे एक बहुत बड़ा रोष है बांग्लादेश में और वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट है, और इसीलिए मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और क्योंकि वो अच्छा गवर्नेंस नहीं चला पा रहे हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई ऐसे चुनाव करा पा रहे, चुनाव में भी एक बहुत बड़ी बात संजय जी, इस सब के बीच जो खबरें वहाँ से छन छन के आ रही हैं, जिस तरह से आर्मी चीफ ने अपने सारे जो कमांडर्स हैं उनकी एक बैठक बुलाई, और बैठक के बाद हुआ ये कि मोहम्मद यूनुस ने एक बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरे से नहीं संभल रहा है, इस तरह के जो हालात हैं इसमें मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से एक मैसेज निकल के आ रहा है कि सेना और जो अंतरिम प्रशासन है इसके बीच में जो टकराव है, कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को पद छोड़ना पड़ सकता है, या आने वाले 2-3 दिन में हम सेना के द्वारा कोई बड़ा कदम भी वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सेना और अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस का दखल ठीक नहीं माना जाता। लेकिन बांग्लादेश की जो सेना पिछले जब 2006 से 8 के बीच में संकट हुआ, तो कई उन्होंने कोर डिसीजंस लिए, कई पॉलिसी डिसीजंस लिए, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई, कई आतंकवादियों को फांसी की सजा दी और वहां करप्शन फ्री बनाने का कोशिश की और फाइनली चुनाव किया। तो अभी भी जो वहां की सेना है, इस बात के लिए कंसर्न है कि जो जिस तरीके से डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं, सेना की ओर से तो एक लिस्ट भी जारी की गई है कल, वो लिस्ट है। सेना का कहना है कि इन लोगों को हमने अपने जो विभिन्न सेना के कैंप हैं उनमें रखा हुआ है, क्योंकि इनको हम बाहर रखेंगे तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाद इनको मारा जा सकता है वहां पर। तो सेना की ओर से ऐसे लोगों की, जिसमें जज हैं, पत्रकार हैं, कई लोग हैं, एक लिस्ट भी जारी की गई है। बिल्कुल सही बात है। जो बेसिकली जो एंटी मोहम्मद यूनुस का एक नया एक दाव है कि जो एंटी हसीना ग्रुप है उसको एक सेंटिमेंटली उनका समर्थन हासिल कर पाए कि भाई मेरे पे दबाव आ रहा है, मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन अभी सेना कंसर्न है, वो राष्ट्रहित की बात सोच रही है, और सेना क्या कह रही है कि भाई आप दिसंबर में चुनाव कराइए और किसी भी राजनीतिक दल को आप प्रतिबंधित मत कीजिए, और जो 1971 की स्पिरिट है उसको आप उसके साथ छेड़खानी मत कीजिए। ये क्या करना चाह रहे हैं, जो नया दल उभरा है, जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है, उसका कोई मैंडेट नहीं है, कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं है, उसको अभी इतना समर्थन, तो एक तरीके से उनके लिए एक वॉकओवर क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो बीएनपी है, बीएनपी भी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि बीएनपी ये नहीं चाहती, वो चाहती है कि अगर अवामी लीग पार्टिसिपेट करेंगे तो जो इलेक्शंस के रिजल्ट होंगे वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल होंगे, और मुझे लगता है एक स्थायित्वपूर्ण सरकार बांग्लादेश में आएगी। लेकिन मोहम्मद यूनुस बेसिकली कुछ लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, खासकर रेडिकल्स को बांग्लादेश के अंदर, जमाते इस्लाम, और बाहर से आप जानते हैं कि जो डीप स्टेट पाकिस्तान का काफी इन्वॉल्वमेंट और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये बांग्लादेश के लॉन्ग टर्म। ठीक है संजय जी, एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जापान की बात करते हैं। जापान इन दिनों चावल से परेशान है। चावल के चक्कर में एक मंत्री को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। जापानी खान पान में चावल का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन पिछले 1 साल में चावल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। सरकार के लिए ये सिरदर्द बना हुआ है। चावल की इस स्थिति के कारण काफ़ी चौंकाने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हंगामा है क्यों बरपा? चावल जो हो गया है थोड़ा महंगा। जापान में चावल की आसमान छूती कीमतों पर टिप्पणी करना सरकार को इतना महंगा पड़ा कि न सिर्फ कृषि मंत्री ताकू एतो की छुट्टी करनी पड़ी, बल्कि खुद प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल जापान इन दिनों चावल की भारी किल्लत से जूझ रहा है, जिसके चलते हाल के दिनों में इसकी कीमतों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने चावल की कीमतें 1 साल पहले की तुलना में 98% अधिक थीं, यानी लगभग 2 गुना। जापान कृषि सहकारी समितियों और अन्य वाणिज्यिक थोक विक्रेताओं के पास चावल का स्टॉक पिछले साल के स्तर से 4 लाख टन कम है। ऐसी स्थिति में कृषि मंत्री का ये बयान चावल कभी खरीदा नहीं, समर्थक उपहार के तौर पर पहुंचा जाते हैं, सरकार के गले की फांस बन गया है। ऊंची कीमतों के कारण खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं ने सस्ते विदेशी चावल की तलाश शुरू कर दी है। जापानी आहार का चावल मुख्य हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल कई व्यंजनों में होता है। विशेषज्ञ देश में चावल की भारी किल्लत को पिछले साल भीषण गर्मी के कारण खराब फसल को जिम्मेदार बता रहे हैं। पिछले साल जापान में चावल की पैनिंग बाइंग भी बड़े पैमाने पर हुई। दरअसल साल 2024 में कई बार भूकंप की चेतावनी जारी की गई, जिस कारण घबराहट में लोगों ने चावल की जमाखोरी की और खुले बाजार में चावल की किल्लत देखने को मिली। हाल के वर्षों में जापान में चावल उत्पादन में गिरावट का एक बड़ा कारण नई पीढ़ी का चावल की खेती में दिलचस्पी न लेना भी है। दूसरी ओर सरकार भी चावल के अलावा अन्य फसलों को उगाने पर जोर दे रही है। जापान में अब केवल 2.3 मिलियन हेक्टेयर में ही चावल की खेती होती है। सरकार ने फरवरी में अपने कुछ आपातकालीन भंडार की नीलामी शुरू की। आपदाओं के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले रिजर्व का इस्तेमाल पहली बार सप्लाई चेन की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया गया। जापानी संस्कृति और परंपरा में चावल की जड़ें काफी गहरी हैं। लोग इस अनाज को अपनी अस्मिता से जोड़ते हैं। जापान में जिस चावल का इस्तेमाल बहुतायत होता है वो चिपचिपे तरीके का होता है और उसे जापोनिका कहा जाता है। कारण चाहे सरकार की नीतियां हों या लोगों की पैनिंग बाइंग, जापान जैसे विकसित देश के लिए भी इस तरह के खाद्य संकट से पार पाना एक मुश्किल चुनौती होगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से जुड़े हुए हैं। संजय जी, जापान की बात करें तो चावल के कारण वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा, क्या कुछ कहेंगे? मैं जो मेरी एक बात समझ में आता है, मैं हाल ही में एक जापान पे एक यात्रा पे गया था और वहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बात हो रही थी और उसमें सबसे जो बड़ी बात आई कि जो फूड सिक्योरिटी की जहां तक बात है और जापान इस बात के लिए भी कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम वांट, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात आई कि कोविड-19 हुआ, उसमें जब चारों तरफ से एक तरीके से बाड़ाबंदी हो गई और सब तरीके की सप्लाई चेन को बंद कर दिया गया, तो जापान ने ये बात रियलाइज किया कि हमारा जो फूड
फूड सफिशिएंसी है वो सिर्फ 45%, यानी कि हमारा डिपेंडेंसी जो है दूसरे देशों पे वो 55% है। तब से जापान ने अपनी जो फूड नीति है, जो प्रोडक्शन है, खाद्य पदार्थ हैं, उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया और सेल्फ रिलायंस की बात कही। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस तरीके से जो चावल के एक विषय पे कि चावल का आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी खाद्यान्न पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन एक मंत्री, क्योंकि वो वहां पे जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा और जो एक होर्डिंग का आरोप लगा, उसके आधार पे रिजाइन करना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा एक सेंसिटिव इशू जापान में शुरू हुआ। जापान का दूसरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जापान को एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक नया इनोवेटिव और नया टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ये मॉडल भारत में भी कई जगह से एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में अपनाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि इनका जो डिपेंडेंसीज, ये ज्यादातर मशीनरी पे ज्यादा ध्यान देते थे, दूसरे जो प्रोडक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं उन पे ज्यादा ध्यान देते थे, फूड प्रोडक्शंस पे ध्यान नहीं देते थे। अभी जापान ने जो अपनी नीति कोविड-19 के बाद परिवर्तन की है कि हमको हर तरीके से अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, और उसमें जो खाद्यान्न का विषय है जिसमें चावल भी है और बाकी जो प्रोडक्शंस हैं उन पर ध्यान देने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि ये जापान में बहुत सेंसिटिव इशू है, और बाकी विषयों के साथ में जो खाद्यान्न की आपूर्ति का विषय है वो भी जापान में जो एक स्थायित्व की बात है, जो सप्लाई की बात है, उसको पूर्ति करने की बात करता है। संजय जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपने कहा कि जापान इतना डिपेंड हो चुका है, आंकड़े ये बताते हैं कि जापान के अंदर जो प्राइवेट फार्मिंग होती है, जो किसान हैं, वो जो 70 साल से ऊपर के किसान वहाँ पर फार्मिंग करते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो खेती किसानी में नहीं आ रही है, इसको भी एक बड़ा फैक्टर वहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में सरकार के द्वारा चावल की जो पैदावार है उसकी जगह दूसरी फसलों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया लोगों को, इसको भी एक फैक्टर बताया जा रहा है। नहीं, इसमें देखिए दो बातें साफ साफ है। ये बात आप देखिए कि जो आज की जो नई जनरेशन है वो एक तरीके से टेक फ्रेंडली हो चुकी है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसीज हो चुकी है। आप जापान में जाएंगे पूरा एक तरीके से, और ये देखिए कि वहाँ पे एजिंग इश्यूज आ रहे हैं कि, और जो ओल्ड जनरेशन से ओल्ड पीपल है वहाँ पे वो ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल उनके जो अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स थे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्हीं सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि, और जो दूसरा बात आपने जो दूसरा सवाल आपका था कि जो डिपेंडेंसीज बेसिकली लोगों का जो माइंडसेट हो गया कि मेटलिस्टिक माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हैं, कि जो जापान अब कैश क्रॉप फार्मिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। जो कैश क्रॉप फार्मिंग नहीं है, ये फीडिंग का सिस्टम है। तो जो कैश क्रॉप फार्मिंग जो सिस्टम है वो इंस्टेंट मनी क्रिएट करता है, और डिपेंडेंसीज जो बाकी आप परचेज करते हो उन चीजों को। तो ये जो माइंडसेट एक तैयार हो गया है दुनिया में, न केवल जापान का, काफी कुछ विकसित देशों का, कि जो मेटेरियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और बेसिक जो खाद्य आपूर्ति और जो इसेंशियल जो ट्रेडिशनल जो होम प्रोडक्शंस होते थे उनकी तरफ से लोग ड्रिफ्ट हो गए। भारत में भी एक बात देखने को मिलता है कि पहले हम गेहूं का प्रोडक्शन करते थे, चावल का प्रोडक्शन करते थे, आज हम ज्यादातर कपास खेती करते हैं, हम सरसों की खेती करते हैं, या हम ऐसी खेतियों को प्रोत्साहित करते हैं जिससे हमको इंस्टेंट मनी जनरेट हो। ये बेसिकली एक ब्रिटिश माइंडसेट था। जब ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने इंडिगो फार्मिंग सिस्टम शुरू किया, उन्होंने कॉफी और टी प्लांटेशन का शुरू किया, और हमारे जो ट्रेडिशनल अपने जो सोर्सेज थे उनसे हमको हटके हम कैश क्रॉप की तरफ बढ़ गए। तो ये बात मान के चलिए कि ये माइंडसेट जापान में भी आज के दिन यंग जनरेशन में बढ़ रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम है, जो एग्रीकल्चर, जिसमें आपने राइस का जो बात का जो क्राइसिस हुआ कि 2.3 हेक्टेयर में ही खेती राइस की हो रही है, तो ये बहुत कम है वहाँ की जनता को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए राइस प्रोडक्शन में। ये बात बांग्लादेश समझता है। आप देखिए बांग्लादेश इतना बड़ा एक छोटा सा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, लगभग 18 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वो एक टाइम में 4 खेतियां करते हैं राइस प्रोडक्शन की, तो धीरे धीरे वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। तो ये जो नीड है, वो जो जरूरत है, वो बांग्लादेश ने समझी, क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। क्योंकि जापान के पास में कैश ज्यादा कलेक्शन होता है, क्योंकि मशीनरी है और कैश फार्मिंग सिस्टम है,
तो ये बात मान के चलिए कि जापान में ये माइंडसेट और जो न्यू जनरेशन्स का एक प्रॉब्लम क्रिएट होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर इसकी तरफ से दोबारा से ध्यान देने लगी है और इसीलिए राइस प्रोडक्शंस और बाकी जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी प्रोडक्शन पर ध्यान देने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपको कुछ और आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।